ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम जो आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो इस बात को लेकर के चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि हमारे पास अनेकों अनेक क्वेरीज आती हैं इस समस्या को लेके। और वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है काल्प सर्प दोष की। बहुत लोग पूछते हैं कि साहब, क्या हमारी कुंडली में काल्प सर्प दोष है? अगर है तो इसके क्या नुकसान हैं, क्या इसके फायदे हैं और इसके दोष दूर करने के फिर उपाय क्या हैं? तो साथियों, आज हम आपको काल्प सर्प दोष से संबंधित पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। ये काल्प सर्प दोष जो है वैदिक ज्योतिष में पाया जाने वाला एक कठिन ज्योतिषीय योग है। जी हाँ, इसको काल्प सर्प दोष का तो नाम से लोग जानते हैं, लेकिन इसको कहते हैं काल्प सर्प योग। तो जो कभी कभी जीवन में विभिन्न कठिनाइयों और विफलताओं से जुड़ा होता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच स्थित होते हैं तो ये स्थिति 12 अलग अलग प्रकार के काल्प सर्प दोष के परिणाम स्वरूप होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, 12 भाव। राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। अब क्योंकि राहु केतु आमने सामने होते हैं, 12 घरों में जिस घर में भी ये बैठेंगे राहु, तो उसी उतने ही प्रकार के काल्प सर्प दोष हो गए। 12 घर हैं, 12 घरों में अलग अलग जब बैठेंगे राहु और सामने उनके केतु बैठेंगे तो ये 12 प्रकार के काल्प सर्प दोष बनते हैं। अब आपकी कुंडली में अगर है काल्प सर्प दोष तो वो कौन सा वाला काल्प सर्प दोष है? अब हम एक एक करके इन सभी 12 काल्प सर्प दोषों के विषय में आपके साथ चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे। किस नाम से इनको जाना जाता है और इनके क्या दुष्प्रभाव जीवन पे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं और क्या उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, और वो कौन से उपाय हैं जिनको करने पर काल्प सर्प दोष के दुष्परिणामों को हम एक तरीके से उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो ये जो स्थिति है 12 अलग अलग प्रकार के काल्प सर्प दोष के परिणाम को लेकर के, जिनमें से प्रत्येक ग्रह जीवन के विशेष क्षेत्रों को प्रभावित करता है। जी हाँ, और क्योंकि जो भी राहु और केतु के कारण काल्प सर्प दोष का निर्माण हुआ है कुंडली में, ये बाकी जो दूसरे अन्य ग्रह हैं वो उनके बीच में आ जाते हैं, तो इसीलिए काल्प सर्प दोष का निर्माण होता है। व्यक्तिगत संबंधों और स्वास्थ्य से लेकर धन और करियर में उन्नति तक काल्प सर्प दोष के प्रकार कई क्षेत्रों में स्थिरता और संतुष्टि को भी प्रभावित कर सकते हैं। इन प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए उपचार खोजने के लिए आप हमारे कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। काल्प सर्प दोष के 12 प्रकार जो हमने अभी आपसे कहा कि होते हैं, उन सभी 12 प्रकारों के विषय में एक एक करके हम आपके साथ बात करेंगे और उनके दुष्प्रभाव, जैसा मैंने कहा, और उनके शुभ प्रभाव के विषय में भी आपको पूरी जानकारी देंगे, साथ ही उनके उपाय भी बताएंगे। काल्प सर्प दोष का प्रत्येक रूप विशेष है और व्यक्तिगत विकास, रिश्ते, वित्त और स्वास्थ्य सहित जीवन के कई क्षेत्रों को ये प्रभावित करता है काल्प सर्प दोष। और जैसा मैंने कहा कि ये 12 प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम सबकी व्याख्या आपके साथ करेंगे। तो साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अंतिम काल्प सर्प दोष के विषय में जानकारी देंगे। जैसा मैंने अभी बताया भी है आपको कि 12 प्रकार के काल्प सर्प दोष होते हैं, उसमें ये 12वें नंबर का काल्प सर्प दोष है। इसके ऊपर हम ये वीडियो बना करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो साथियों, ये जो 12वें नंबर का काल्प सर्प दोष है, ये शेषनाग काल्प सर्प दोष कहलाता है। साथियों, अगर आपने भी कभी मौका लगा हो, अगर आपका अपनी हॉरोस्कोप को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाने का, एनालिसिस कराने का, और उनके द्वारा आपको ये जानकारी प्राप्त हुई हो कि आपके चार्ट में, कुंडली में भी, लगन चार्ट में काल्प सर्प दोष का निर्माण हुआ है, तो वो कौन से प्रकार का काल्प सर्प दोष है 12 में से, और उसके क्या दुष्प्रभाव और क्या उपाय, क्या क्या उसके रिजल्ट्स आ सकते हैं आपके जीवन में, तो ये जानकारी हम इन वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। तो जैसा मैंने कहा कि ये 12वें प्रकार का, 12वें नंबर का काल्प सर्प दोष होता है, जिसका नाम है शेषनाग काल सर्प दोष। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि शेषनाग काल्प सर्प दोष का निर्माण होता कैसे है। तो मैंने जैसा अभी बताया भी था, आपको कहा भी है कि अगर आपको भी कहीं ये बताया गया है कि आपकी कुंडली में भी
कालसर्प दोष का निर्माण है, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपना लगन चार्ट अगर आपके पास है तो आप जरूर खोल के बैठें। क्यों बैठें? वो इसलिए बैठें कि हम इसमें ये बताने जा रहे हैं कि ये कालसर्प दोष किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, ग्रहों की क्या स्थिति होती है तब ये निर्माण होता है। और यही हमने अलग अलग 12 वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं ताकि आप बैठ करके आराम से समझ सकें कि अगर कालसर्प दोष आपके चार्ट में है तो वो 12 में से कौन सा प्रकार का है। तो साथियों, कुंडली में राहु जब द्वादश स्थान में बैठे हों और केतु छठे स्थान में हो, कुंडली में राहु जब 12वें स्थान में हो, 12 घर होते हैं कुंडली के 1 नंबर से लेकर 12 तक, तो जब शेषनाग कालसर्प दोष का निर्माण होता है तो राहु उसमें 12वें घर में होते हैं और केतु होते हैं छठे घर में, 6th हाउस में। खाली राहु केतु के छठे और 12वें घर में बैठने से ही कालसर्प दोष नहीं बन जाता है साथियों। कालसर्प दोष बनता कब है ये तो हमने पहली आपको स्थिति बताई है, क्योंकि बनता तो राहु और केतु के ही कारण है। तो राहु 12वें स्थान में और केतु छठे स्थान में, ये तो हमने बता दिया। अब जो बचे बाकी के 7 ग्रह, अगर वो इन दोनों के, क्योंकि 12वां घर ऊपर होता है, छठा नीचे होता है, अब राहु और केतु की स्थिति ऐसे हो गई। अब बाकी के जो 7 ग्रह हैं, अगर वो इनके इधर आ गए पूरी तरह से या इस साइड में आ गए, यानी कि लेफ्ट में आ जाएं या तो 7 के 7 ग्रह या राइट में आ जाएं राहु केतु के, तब फिर वो कालसर्प दोष बनता है। अगर कुछ ग्रह राहु केतु के इस साइड में है और कुछ इस साइड में, तो बेशक द्वादश भाव में बैठे रहें, 12वें भाव में बैठे रहें राहु और केतु छठे भाव में बैठे रहें, कालसर्प दोष का निर्माण नहीं होगा। निर्माण कब होगा? तब होगा कि जब राहु 12वें घर में है और केतु छठे घर में है और बाकी के जो सारे के सारे ग्रह हैं या तो एक तरफ हो, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो। अगर मान लीजिए 7 ग्रह हैं और 7 में से 6 इधर हैं और 1 इधर है, तो फिर वो कालसर्प दोष नहीं होगा, वो आंशिक कालसर्प दोष होगा। ये भी हम आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे, स्पष्ट करना चाहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि शेषनाग कालसर्प दोष कैसे इसका निर्माण होता है चार्ट में। राहु द्वादश भाव, केतु छठे भाव में और बाकी के सारे ग्रह या तो इधर इनके या इधर, तो ये बनता है शेषनाग कालसर्प दोष। साथियों, इस अवस्था में शेषनाग कालसर्प दोष तो बन गया या कालसर्प योग के हैं। शेषनाग कालसर्प दोष आध्यात्मिक विकास, अव्यक्त चिंताएं और मानसिक शांति को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। ये हैं इसके दुष्प्रभाव जिनकी अब हम चर्चा आपसे कर रहे हैं, शेषनाग कालसर्प दोष के। और इस दोष वाले लोग मानसिक तनाव, चिंता, अलगाव, सेपरेशन, उन्मुख व्यवहार, अजीबोगरीब व्यवहार का अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में, अगर इस प्रकार का कालसर्प दोष आपके भी चार्ट में है। जिस जातक के भी है उनके जीवन में इस तरीके की समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती हैं। शेषनाग कालसर्प दोष के प्रभाव अक्सर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों के रूप में ही प्रकट होते हैं। जी हाँ, जिससे व्यक्ति के लिए आंतरिक शांति बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। विशेष रूप से व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति में भी देरी होती है, खर्च की अधिकता रहती है जीवन में तथा कर्ज भी उसके ऊपर हो जाता है, कर्ज में भी दबता है इंसान। तो ये इस प्रकार के दुष्प्रभाव हैं कि जो उसके जीवन में उसको प्राप्त होते हैं। अब ये जो है कुंडली के छठा और 12वां घर, जिसमें मैंने बताया कि राहु 12वें घर में, केतु छठे घर में, ये कुंडली के अशुभ भाव हैं। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की भाषा में बात करें तो ये त्रिक भाव कहलाते हैं और त्रिक भाव जो होता है वो सबसे अशुभ घर माना जाता है। तो राहु और केतु दोनों अशुभ भाव में बैठे हैं, लेकिन अगर कहीं इनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है और शुभ ग्रहों का इनके साथ संबंध है, तीसरी बात के छठे और 12वें घर के जो कारक ग्रह हैं उनके साथ इनका संबंध है, चाहे वो दृष्टि संबंध हो चाहे इनका कंजंक्शन हो, तो जब राहु और केतु की दशाएं आएंगी जीवन में उस जातक के, तब उसको, देखिए मैंने ये नहीं कहा कि दुष्प्रभाव नहीं आएंगे, जो मैंने जिनका जिक्र किया है वो तो उनकी संभावना तो बराबर बनी रहेगी जीवन में, लेकिन उनके बाद लाइफ में जो यू टर्न आएगा उस व्यक्ति के, वो कब आएगा? जैसा मैंने कहा कि ग्रहों की स्थिति
वैसी हो। बेशक ये अशुभ स्थानों में क्यों ना बैठे हों, राहु और केतु। राहु और केतु तो खुद ही अशुभ ग्रह हैं, और अगर अशुभ भाव में बैठ जाता है कोई भी अशुभ ग्रह, तो वो इतने अशुभ प्रभाव नहीं देता। उसके अशुभ प्रभाव जो हैं वो इतने नहीं होते। लेकिन अगर उनके कारक ग्रहों की संबंध बन जाए उनके साथ, या शुभ ग्रहों के साथ उनका संबंध बन जाए, या जो उन घर के जो लॉर्ड हैं उनके साथ उनका संबंध बन जाए, तो फिर राहु और केतु की दशा में बहुत अच्छे और बहुत ही सुखद परिणामों की प्राप्ति जातक को उसके जीवन में होती है, जिसके बारे में उसने कल्पना भी नहीं की होती है। इस प्रकार के सुखद परिणामों की प्राप्ति उसको होती है। लेकिन हाँ, ये भी हम जरूर कहेंगे कि जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, उनको दूर करने या कम करने के लिए भी उपाय जरूरी है, वो भी करते रहना चाहिए। और उपाय तो हम आपको बहुत आसान बताते हैं। अब इस शेषनाग कालसर्प दोष के होने पर या इनसे प्रभावित व्यक्तियों के लिए दुष्प्रभावों को उनके जीवन से कम करने के लिए क्या उपाय करें? आपको गोमेद रत्न जो है वो धारण करना है। गोमेद रत्न चांदी में, सिल्वर में, या तो ये काम करें, या फिर चांदी की बनी नाग की आकृति की अंगूठी आप धारण कर सकते हैं। उससे भी आपको अपने जीवन में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। तो साथियों, ये थी चर्चा शेषनाग कालसर्प दोष के विषय में, और हम आशा करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के साथ ये जानकारी शेयर करें, ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग विषयों पे, टॉपिक्स पे बनेंगे, वे सब वीडियोस एक एक करके आप तक पहुंच पाएँ और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन दबाना ना भूलिए। साथियों, इसी के साथ अब इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।